हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम टेस्ट रैंकिंग के लाइव मॉक 14 इसका जीएस एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो जीएस सेक्शन है ये न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। जो सिलेक्शन फेज 13 में जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम आया था उसी आधार पर इसको प्रिपेयर किया जा रहा है और इसका एनालिसिस भी उसी शानदार तरीके से किया जाएगा। बाकी वीडियो के एंड तक ज़रूर जुड़ना, आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी और आप देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं ये थोड़ा इजी होते हैं। आप एक दो स्टेटमेंट से भी कई बार सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाते हो। तो शुरू करते हैं इससे। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बता देता हूं। तो शुरुआत करते हैं इसकी शुरुआत से। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये लॉन्च कब हुई थी? तो ये लॉन्च हुई थी 2015 में। और कहाँ लॉन्च हुई थी? तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी कोलकाता। कहाँ? वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में जिस मिनिस्ट्री का हाथ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर करना। बाकी ये जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं वो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी होती हैं और अदर देन पब्लिक सेक्टर या मैं कहूं प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियां भी होती हैं। तो बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो इस स्कीम के लिए 18 से लेकर 70 साल तक का व्यक्ति एलिजिबल है और उसके बैंक अकाउंट में यानी सेविंग अकाउंट, चाहे वो बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, उसमें मिनिमम 20 रुपए होने चाहिए। 20 रुपए क्यों? क्योंकि इसका जो प्रीमियम है, जो इस स्कीम का प्रीमियम है वो है 20 रुपीज। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 1 ईयर टाइम पीरियड होता है इसका। और ये शुरू होता है जून, यानी 1 जून से लेकर 31 मई तक। और आप इसको दोबारा से रिन्यू करा सकते हैं। बाकी इसमें अगर डेथ हो जाए किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में या फिर टोटल डिसेबिलिटी हो तो उसे कितने का कवर मिलता है? तो उसे मिलता है 2 लाख का कवर। वहीं पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख का कवर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। लॉन्च हुई 2015 में। नोडल मिनिस्ट्री इसके इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑब्जेक्टिव है एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर करना। प्रीमियम है इसका 20 रुपए का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 18 से 70 साल की उम्र होनी चाहिए। इसको कवर करने वाली कंपनियां पब्लिक सेक्टर भी होती हैं और प्राइवेट सेक्टर भी होती हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है 1 साल रहता है, 1 जून से लेकर 31 मई। इसको फिर रिन्यू कर सकते हैं। इसमें डेथ एंड टोटल डिसेबिलिटी पे 2 लाख का कवर मिलता है और पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए कितने लाख का? 1 लाख का कवर मिलता है। बाकी आते हैं ऑप्शन पे, देखते हैं यहाँ पर। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? यह योजना केवल सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों पीएसजीआईसी यानी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जाती है और निजी बीमा कंपनियों व इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। देखो, अगर आपको इंफॉर्मेशन भी नहीं है, मैंने आपको बताया कि ओनली एक एक्सट्रीम कीवर्ड है और ये जहां लग जाता है तो वो पॉसिबिलिटी बना देता है कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार गलत ही होगी, पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि स्टेटमेंट गलत हो। वैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पब्लिक सेक्टर और अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनियां भी इन्वॉल्व होती हैं। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है। फर्स्ट जहां नहीं है वो हो जाएंगे गलत। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
तो हमको फोर्थ स्टेटमेंट नहीं पढ़नी है, या तो हम 2 पढ़ लें या 3rd पढ़ लें और हमको आंसर मिल जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द स्कीम प्रोवाइड्स 1 लाख कवरेज फॉर टोटल एंड इरिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ आईज और बोथ लिम्स। यानी ये योजना दोनों आंखों या दोनों अंगों की पूर्ण और अपूर्णीय क्षति के लिए 1 लाख का कवरेज प्रदान करती है। ये वैसे होल्ड कर लेता हूं, वैसे करेक्ट स्टेटमेंट है। जब टोटल डिसेबिलिटी होती है ना, आंख लॉस, लिम्स भी लॉस हो जाए, उसमें कवरेज मिलता है 2 लाख का। तो एक बार थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है एनरोलमेंट इज ओपन ओनली ड्यूरिंग जून ईयर ईच ईयर एंड रिजॉइनिंग इज नॉट परमिटेड वंस एग्जिट। ये गलत है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आप दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं जिस ईयर आपने ये स्कीम ली उस साल आपका एक्सीडेंट हो गई और अगले साल नहीं होगा, यानी उस साल कवर ले लिया अगले साल मत लो। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो स्कीम है आप इसको रिन्यू कर सकते हो। तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है गलत। तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड ये करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाकी फोर्थ स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक्स आर आल्सो कवर्ड अंडर द स्कीम। ये भी करेक्ट है। और हमको इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट 2 ही स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। यहां पर अपकमिंग सेंसस की बात हो रही है। तो अपकमिंग सेंसस इंडिया एंड द इंक्लूजन ऑफ कास्ट इन्यूमरेशन। भारत में आगामी जनगणना और जाति गणना को शामिल करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट क्या है? अच्छा, मैं इसकी स्टेटमेंट बताऊं उससे पहले मैं आपको अपकमिंग सेंसस के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। तो सेंसस का हम थोड़ा बैकग्राउंड तो हम जानते ही हैं कि सेंसस भारत में पहली बार शुरू हुए थे 1872 में। किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में। और 1881 से, जो कि लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड था, उस टाइम से सिंक्रोनस सेंसस शुरू हो गए थे। मतलब कि हर 10 साल में सेंसस होने लगा था। फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोला जाता है हेनरी वॉल्टर को। हेनरी वॉल्टर को क्यों बोले जाता है? इसलिए क्योंकि 1830 में डेक्का सिटी में सेंसस इन्होंने करवाया था। इस वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। जो रिसेंट का सेंसस था 2011 का, ये आजादी के बाद 7th नंबर का सेंसस था और जब से शुरू हुए तब से 15th नंबर का सेंसस था। इस सेंसस के रजिस्ट्रार जनरल का नाम क्या था? उनका नाम था सी चंद्रमौली। बाकी 1921 इसे ईयर ऑफ डिवाइड बोलते हैं। इसे ईयर ऑफ डिवाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे पहले जो जनसंख्या थी वो थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन 1921 के बाद ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल हो गई। बाकी अब अपकमिंग सेंसस की बात कर लेते हैं। तो अपकमिंग सेंसस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये नोटिफिकेशन जारी किसने किया था? तो ये जारी किया गया था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया प्लस होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये कब जारी किया गया है? यह भी रिसेंट में 2025 में जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग अपकमिंग सेंसस यानी आगामी सेंसस जनगणना जो होने वाली है वो होने वाली है 2027 में, जो कि 2 फेज में होगी। फेज 1 में होगी होम लिस्टिंग और ये शुरू होगी अप्रैल 2026 से और कब तक चलेगी? सितंबर 2026 तक। और सेकंड फेज में होगा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। यानी फर्स्ट फेज में क्या होगा? जो घर में कितने मेंबर हैं उन सब से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो किस में ली जाएगी? होम लिस्टिंग में। और जो एक्चुअल जनगणना होगी, जो पॉपुलेशन काउंट होगा, वो होगा सेकंड फेज में, जो कि स्नो बाउंड रीजन है जहां पर बर्फबारी होती है, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। यहां पर सेंसस शुरू हो जाएगा अक्टूबर 2026 से ही, सेकंड फेज। इसके पीछे का रीजन है लॉजिस्टिक, क्योंकि थोड़ा सा टेरेन डिफिकल्ट है इस वजह से। लेकिन जो पूरे भारत में है वो शुरू होगा फरवरी 2027 से। और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा मार्च 2027 तक। बाकी इस सेंसस में नई चीज एक और ये है कि इस बार कास्ट इन्यूमरेशन भी होगा, यानी जातीय जनगणना।
आजादी के बाद से अब तक जो सेंसस होता हुआ आया है वो जातीय गणना पर आधारित नहीं होता। मेनली वैसे उसमें SC ST तो इंक्लूड है, पर कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होता है। ये आजादी के बाद पहली बार सेंसस हो रहा है जिसमें कास्ट इन्यूमरेशन होगा। अब इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट टाइम ही हुआ था, ऐसा नहीं है। आजादी से पहले लास्ट जो कास्ट इन्यूमरेशन हुआ था वो हुआ था 1931 में, और 1931 के बाद ये बंद हो गया। अब ये आजादी के बाद पहली बार है। तो अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर इसका आंसर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस विल बी द फर्स्ट सेंसस सिंस इंडिपेंडेंस टू ऑफिशियली कलेक्ट कास्ट डेटा बियॉन्ड SC एंड ST। स्वतंत्रता के बाद ये पहली जनगणना होगी जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य जातियों के आंकड़े आधिकारिक रूप से एकत्रित किए जाएंगे। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। यहां पर अगर इंडिपेंडेंस नहीं होता तो ये फर्स्ट टाइम नहीं होता, ये फिर स्टेटमेंट गलत हो जाती, पर इसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, एकदम करेक्ट हो गई है। और यहां करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में ही पूछा है, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फर्स्ट 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 मतलब इन तीनों में से कोई एक है, एक हमने एलिमिनेट कर दिया। अब सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड, फोर, फाइव, फोर, फाइव। अब हमको 5 तो नहीं पढ़ना है क्योंकि 5 तो सब में आंसर है। 4, थर्ड, सेकंड भी ना पढ़ के एक बार हम थर्ड पढ़ते हैं, या 4 पढ़ लेते हैं क्योंकि दो ऑप्शन में 4 है तो हमको पता चलेगा। फोर्थ स्टेटमेंट है, स्टेट कंडक्टेड कास्ट सर्वे लाइक दोज इन बिहार एंड कर्नाटका हैव बीन क्वेश्चन फॉर देयर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। महापंजीय और जनगणना आयुक्त बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षणों पर पारदर्शिता और मानकीकरण की कमी के कारण सवाल उठाए गए हैं। इसको होल्ड कर लेंगे एक बार। हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, आर्टिकल 340 प्रोवाइड्स फॉर द कंडक्ट ऑफ नेशनल सेंसस एज द यूनियन सब्जेक्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जैसा आप सब जानते हो, आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में जो प्रोविजंस हैं वो सर्टेन क्लास यानी SC ST OBC इनसे रिलेटेड है। तो वहां पे सेंसस जैसी कोई बात नहीं है 330 से लेके 342 तक। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड के इनकरेक्ट होते ही ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी इससे जो रिलेटेड आर्टिकल है वो आर्टिकल है 246। आर्टिकल 246 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 246 में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। कौन सी? लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी जो केंद्र है और राज्य उनके बीच शक्ति का बंटवारा, वो कौन से आर्टिकल में है? 246। बाकी इससे रिलेटेड जो शेड्यूल है वो कौन सा शेड्यूल है? वो 7th शेड्यूल है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते ही ये वाला गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट हमको पढ़नी है, या तो 3, 4, 5 हो सकता है या 4। 3 हमको देखना, अगर ये इनकरेक्ट हुआ तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कैन इंक्लूड कास्ट बेस्ड क्वेश्चंस विदाउट एनी अमेंडमेंट्स टू द सेंसस एक्ट 1948। यहां पर इसको देखो, विदाउट एनी अमेंडमेंट, ये अगेन विदाउट एनी, ये अगेन एक एक्सट्रीम वर्ड है जो क्या प्रोबेबिलिटी बनाता है? ये प्रोबेबिलिटी बनाता है कि क्वेश्चन इनकरेक्ट की तरफ झुका हुआ है। बाकी अगर पढ़ने से सेंस लगाओगे तो भी समझ में आ रहा है। अगर रजिस्ट्रार जनरल ऐसे ही कास्ट बेस्ड क्वेश्चन ऐड कर लेंगे विदाउट एनी अमेंडमेंट तो ये एक तरीके से गलत प्रोसेस होगी ना। तो इस हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाती है? गलत। अब थर्ड स्टेटमेंट के गलत होते ही ये भी गलत, इसका आंसर है ओनली 4, फर्स्ट, 4 एंड 5th। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मध्य प्रदेश न्यू यूथ स्टिपेंड इनिशिएटिव इज इनकरेक्ट। मध्य प्रदेश की नई युवा वजीफा पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मध्य प्रदेश ने अभी रिसेंट में 2 स्कीम लॉन्च की थी। एक थी लाडली बहना योजना और एक थी लाडली भाइयों। वैसे ये टैगलाइन थी,
जिसके तहत जो पुरुष थे, जो मेल थे, उनको 5,000 रुपए असिस्टेंट मिल रहा था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, और जो फीमेल थी उनको 6,000 का असिस्टेंट मिल रहा था। अब ये जो असिस्टेंस है ये किस लिए है? वो इसलिए ताकि इनका स्किल डेवलपमेंट हो सके। इनको इंटर्नशिप के लिए ये प्रोवाइड की गई थी, और ये मेनली अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए थी। बाकी इससे कितने लोगों को फायदा होने वाला था? तो इसको फायदा होने वाला था 53 करोड़, 53 करोड़, जो कि 20 से लेके 30 साल के युवा थे, उनको फायदा होने वाला था। तो आते हैं वापस क्वेश्चन पर। तो ये स्टेटमेंट है, एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर इसका आंसर करेंगे। यहां इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। पहली स्टेटमेंट है द स्कीम प्रोवाइड्स अ 6,000 मंथली स्टिपेंड टू वुमेन एंड 5,000 स्टिपेंड टू मेन फॉर इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप। यानी औद्योगिक ये जो इंटर्नशिप है इसके लिए जो महिलाओं को वजीफा दिया जा रहा है वो 6,000 रुपए का है और पुरुषों को 5,000 का। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। इसके करेक्ट होते ही हमको इनकरेक्ट पूछा है, तो पहली स्टेटमेंट तो नहीं सही हो सकती, ये गलत, ये गलत, या तो थर्ड हो सकता है या फोर हो सकता है। अब हमको थर्ड स्टेटमेंट तो पढ़नी ही नहीं है, हमको पढ़नी है क्योंकि ये तो ऑलरेडी करेक्ट होगी। ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? द अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया नियर भोपाल इज बीइंग डेवलप्ड एज अ की इंडस्ट्रियल हब अंडर दिस स्कीम। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हमको सेकंड या फोर में से पढ़ना है, तो मैं सेकंड पढ़ता हूं। इट रिप्लेस द लाडली बहन योजना बाय एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स ओनली टू अनएम्प्लॉयड मैन अंडर द लाडली भाइयों टैग। ओनली अगेन आ गया। इसने क्या किया? प्रोबेबिलिटी को ये किस तरफ ले गया? इनकरेक्ट की तरफ, और ये वैसे भी गलत है। लाडली बहन योजना को रिप्लेस नहीं किया है, लाडली बहन योजना को भी इसके साथ साथ लाडली भाइयों योजना दोनों को एक साथ कनेक्ट करते हुए दिया गया है ये वजीफा मेल एंड फीमेल को। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत, और हमको गलत ही पूछी थी, तो ये जो थर्ड वाला आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर है टू ओनली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following statements regarding NCERT upcoming curriculum modules are correct? NCERT के आगामी पाठ्यक्रम मॉड्यूल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही पूछें, करेक्ट। बाकी NCERT के न्यू करिकुलम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें 2 स्टेप मॉड्यूल लाया गया है, जिसमें फर्स्ट मॉड्यूल है जिसके अंदर थर्ड से लेके 8 क्लास तक के लिए सिंपल लैंग्वेज में मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, या कहूं सिंपल फॉर्मेट में एक मॉड्यूल तैयार किया जाएगा जिसमें कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बारे में दिया होगा, जो अभी इनका एक रिसेंट मिशन था जिसका नाम था एक्सियोम मिशन 4, जिसके तहत ये इसरो के पहले एस्ट्रोनॉट बन गए हैं जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर गए थे। बाकी राकेश शर्मा के बाद ये दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए। और इस मॉड्यूल में ऑपरेशन सिंदूर को भी ऐड किया गया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बारे में बताया गया है, लेकिन जो इसके ऑपरेशनल डिटेल्स हैं उसको क्लासिफाइड रखा गया है। यानी मिलिट्री एक्शंस या मिलिट्री जो प्रोसेस है उसको एकदम से नहीं बता सकते हैं ना, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। बाकी 26 UNCCC यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2021 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसमें एक मिशन लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा, वो था मिशन लाइफ, जिसकी फुल फॉर्म है मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिसके तहत मोदी जी का जो सपना था या कहो मोदी जी का जो व्यू था वो था एक मास कैंपेन का, जिससे हम लोगों के लाइफस्टाइल को कैसा बना पाए? इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। बाकी मैंने आपको बता दिया था कि ये 2 स्टेप में मॉड्यूल लॉन्च हुआ था, एक थर्ड से लेके 8 क्लास तक के लिए और दूसरा मॉड्यूल था 9 से लेके 12th क्लास तक के लिए। और इस मॉड्यूल में इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाया गया है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे, क्या पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला
विल बी फीचर्ड फॉर हिज रोल इन चंद्रयान 3। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। ये फीचर हुए थे एक्सियोम मिशन 4 के लिए। तो पहली स्टेटमेंट के गलत होते ही थर्ड ऑप्शन गलत और फोर्थ ऑप्शन गलत। बचा ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2। अब यहां पर है 2 4 5। 4 5 तो यानी गलत है ही है, यानी 4 5 तो सही है ही है। अब 2 या 3 में से एक गलत है। एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑपरेशन सिंदूर विल बी डिटेल्ड विद कंप्लीट मिलिट्री इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसपेरेंसी। जैसा मैंने बताया आपको कि मिलिट्री ऑपरेशनल जो डिटेल्स हैं वो क्लासिफाइड थे, या उनका मॉड्यूल में कंप्लीट जिक्र तो नहीं कर सकते है ना, सिक्योरिटी का सवाल है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत। और इसके गलत होते ही ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई और हमको मिल जाएगा करेक्ट आंसर, वो है ऑप्शन नंबर 2। बाकी हम अगली स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। मिशन लाइफ विल बी इंक्लूडेड टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, एकदम करेक्ट है। द न्यू करिकुलम विल कवर हिस्टोरिकल इवेंट लाइक पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी सही है। इस करिकुलम में हिस्टोरिकल इवेंट को भी जोड़ा गया है। और फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, दिस मॉड्यूल विल बी टेलर्ड डिफरेंटली फॉर स्टूडेंट्स इन क्लास 3rd to 8 एंड 9 to 12, ये भी करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ देयर टोटल टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर्स। निम्नलिखित को प्रधानमंत्री के रूप में उनके कुल कार्यकाल की अवधि के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री। वैसे इसका आंसर बहुत ही इजी है, जवाहरलाल नेहरू। इनका टेन्योर सबसे लंबा था एज अ पीएम। कितने साल का था, 16 साल का। तो ऑप्शन की शुरुआत किससे होगी, बी से। बी, तो फर्स्ट गलत हो गया एंड 4 गलत हो गया। तो बी ए यहां पर तो सेम है। अब डी सी, इनमें से चेक करना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, एकदम करेक्ट है, इनका टेन्योर रहा था 15 साल का। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर है, सबसे पहले आएंगे मोरारजी देसाई, फिर लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था, 1.5 साल का ही टेन्योर था इनका। बाकी मोरारजी देसाई का जो टेन्योर था वो कितना था, 2 साल का, और इन्होंने रिजाइन कर दिया था। इनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद में। तो इसका आंसर है BACD, BACD थर्ड इसका आंसर है। बाकी यहाँ ये लिस्ट है भारत में जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक की। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन हुए, जवाहरलाल नेहरू, जिनका टेन्योर कितना था, 1947 से लेके 64, 16 साल का टेन्योर था। इनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ये भारत के प्रधानमंत्री बने। इनका टेन्योर बहुत छोटा था, 13 दिन का टेन्योर था बस इनका। इनके बाद बने लाल बहादुर शास्त्री, 64 में ये बने थे, 66 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1.5 साल का इनका टेन्योर था। इसके बाद दोबारा से गुलजारी लाल नंदा जी प्रधानमंत्री बने। फिर एक शॉर्ट टेन्योर के बाद इंदिरा गांधी जी आई। इंदिरा गांधी जी ने 66 से लेकर 77 तक भारत की सत्ता संभाली। उसके बाद आई बीजेपी की सरकार। मोरारजी देसाई सत्ता में आए और इनका जो टाइम पीरियड था कितना था, 77 से लेकर 79। इन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद चरण सिंह जी ये बने भारत के प्रधानमंत्री, और इनका टेन्योर कब से कब तक था, 79 से 80 तक। बाकी अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद नहीं गए चौधरी चरण सिंह जी। इनके बाद दोबारा से इंदिरा गांधी सत्ता में आई, 80 से लेके 84। 84 में असैसिनेशन हुआ था, जिसके बाद राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बने 84 से लेके 89 तक। फिर राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था एलटीए के द्वारा, जिसके बाद वीपी सिंह ये भारत के प्रधानमंत्री बने 1 साल, 89 से लेके 90 तक। इनके टाइम पीरियड में ही मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। बाकी इनके बाद चंद्रशेखर बने भारत के प्रधानमंत्री, 1 साल का इनका भी टेन्योर रहा, 90 से लेके 91। और इनके बाद बने 91 से लेके 96। बहुत लंबे टाइम के बाद किसी ने अपना पूरे 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया था, वो थे पीवी नरसिम्हा राव। और इन्होंने ही एलपीजी मॉडल लेकर आए थे। इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के मनमोहन सिंह जी। नरसिम्हा राव जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन
13 दिन की सरकार के बाद एक वोट से नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गया था, जिसकी वजह से इनकी सत्ता चली गई और सत्ता में आए एचडी देवगौड़ा जी, जिनका कार्यकाल रहा 96 से लेके 97, एक साल। और उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, इनका भी टाइम पीरियड 97 से लेके 98 तक रहा। जिसके बाद दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी जी आए 98 में और 2004 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने सत्ता संभाली और 2004 से लेके 2014 यानी 10 साल तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। और 14 से लेकर अब तक 11 साल हो चुके हैं और अगले 4 साल और रहने वाले हैं, मतलब 15 साल का तो टेन्योर ये कंप्लीट करेंगे। ये है नरेंद्र मोदी जी। तो ये पूरी लिस्ट थी पीएम्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। निम्नलिखित में से कौन बल आघूर्ण की एसआई इकाई है। मूवमेंट ऑफ फोर्स को ही बोला जाता है टॉर्क। अब ये टॉर्क या बल आघूर्ण होता क्या है, तो जरा मैं आपको एक आसान शब्दों में समझाता हूं। एक कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमको इसको मूव कराना है तो इसके ऊपर इधर से ऐसे फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव होगी। पर टॉर्क की वजह से क्या होता है, टॉर्क से जो फोर्स लगती है उसकी वजह से रोटेशनल मोशन होता है। बाकी टॉर्क में क्या होता है, टॉर्क में जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो मूवमेंट होता है वो रोटेशनल होता है। मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूं। जो टॉर्क होता है T इक्वल टू फोर्स इंटू आर होता है। ये टॉर्क का फॉर्मूला है। F यानी फोर्स, R यानी रेडियस। यानी यहां आप देख सकते हो ये है पूरा रेडियस। जब मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूं इसकी वजह से ये मूवमेंट कैसा होता है, ये रोटेशनल मूवमेंट होता है। इसी को ही हम कहते हैं टॉर्क। अब क्या हो, अगर मैं रेडियस बढ़ा दूं, जैसे आपने देखा होगा कि जो पाना होता है अगर मैं उसकी लेंथ को बढ़ा देता हूं तो ये जो स्क्रू होता है वो इजीली टाइट होता है। अब अगर ये स्क्रू होता और पाना होता और इसकी इतनी सी लेंथ होती तो आपको बहुत दिक्कत होती, क्योंकि टॉर्क नहीं लगता, क्योंकि रोटेशनल मूवमेंट सही से काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता, रेडियस छोटा है। रेडियस कम होने की वजह से क्या कम हो जाता, टॉर्क कम हो जाता। वहीं अगर मैं रेडियस बढ़ा दूंगा तो टॉर्क भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां जैसे कि आपको पता है कि फोर्स की जो एसआई यूनिट वो क्या होती है, न्यूटन। और रेडियस की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियस होती है लेंथ, और लेंथ किस में होती है, मीटर में। तो टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसकी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड वनवाली ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से किसने सिंधु घाटी सभ्यता के बनावली की खोज की थी। तो इसका आंसर है वो जिन्होंने धोलावीरा की खोज की थी। इन्होंने सबसे पहले खोजा था धोलावीरा और फिर खोजा इन्होंने बनवाली। और ये बनावली कब खोजा था, ये खोजा था 1974 में। और किसने खोजा था, आर.एस. बिष्ट जी ने। ये जो साइट है बनावली, ये है हरियाणा में। अब आप मुझे ऑप्शन में बताइए कि धोलावीरा को कब खोजा गया था और इसकी लोकेशन क्या है, यानी ये साइट कहां पर लोकेटेड है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेमोग्राफिक ट्रेंड फ्रॉम सेंसस 2011 इज फॉल्स। ये आज के मूक में दूसरा क्वेश्चन है सेंसस के रिगार्डिंग। जनसंख्या 2011 में जनसांख्यिकी रुझानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा है। तो एक एक करके हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर इसका आंसर करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट है, इंडिया अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 17.5% ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसस डाटा। यानी पूरे जो विश्व की पॉपुलेशन अगर 100% है तो उसमें से भारत के पास जितनी पॉपुलेशन वो है वर्ल्ड का 17.5%। किस सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जो कि एकदम करेक्ट है। बाकी आप मुझे ये बताना
कि एरिया के हिसाब से भारत विश्व का कितने परसेंट है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई सही, यानी फर्स्ट तो आंसर नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन थर्ड नहीं हो सकता, ऑप्शन फोर नहीं हो सकता। अब हमको थर्ड पढ़नी है स्टेटमेंट, हमको आंसर मिल जाएगा। हमको सेकंड नहीं पढ़नी, उससे पहले हमें थर्ड पढ़नी है। अगर ये सही हुई तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एक्सीडेड दैट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस डिकेड। इस दशक के दौरान शहरी आबादी की वृद्धि दर ग्रामीण आबादी से अधिक रही। आपको मैं बता दूं, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितनी है, 377.1 मिलियन। वहीं जो रूरल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 833.1 मिलियन। यहां आप साफ देख सकते हो जो भारत की ज्यादातर आबादी है वो कहां बसती है, वो बसती है रूरल में, यानी गांव में बसती है। लेकिन 2001 से लेके 2011 यानी एक दशक के दौरान अर्बन पॉपुलेशन की ग्रोथ थी 31.8%। वहीं रूरल पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी थी, वो थी मात्र 12.18%, जिसकी वजह से थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट के करेक्ट होते ही ये आंसर नहीं हो सकता, बचता है एक ही ऑप्शन, वो है ओनली 2। ये वाली स्टेटमेंट ही गलत है। एक बार सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कवर्ड ड्यूरिंग सेंसस 2011 वाज अप्रोक्सीमेटली 650। ये एकदम गलत है। गलत क्यों है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो ये सेंसस हुआ था वो भारत के 28 राज्यों में हुआ था और 7 यूनियन टेरिटरीज में हुआ था, और लगभग 640 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ना कि 650। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और अराउंड 6 लाख विलेजेस इसके द्वारा कवर किए गए थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मैच द फॉलोइंग। इजी है, आप एक भी अगर मैच कर पाते हैं तो कई बार आपको आंसर मिल जाता है। तो शुरुआत करते हैं इंदिरा कॉल से। इंदिरा कॉल रिवराइन आइलैंड है, नहीं, गलत। हॉट वाटर स्प्रिंग है, नहीं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, 2 पॉइंट है भारत के। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल और सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट भी इसे बोलते हैं। वहीं जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है या तो सरक्रीक बोल लो या गोहर मोती। एग्जाम में कोई भी आए, सरक्रीक आए या गोहर मोती, वो आंसर होगा। और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। तो इंदिरा कॉल जो पॉइंट है ये भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। तो ए मैच होगा किससे, ऑप्शन नंबर थर्ड से। ए थर्ड, A4 A1 A1 ए थर्ड, एक ही ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर 4। बाकी हमको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी और इसका आंसर हमको मिल गया। बाकी देख लेते हैं। मिनिकॉय रिवर आइलैंड है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, आइलैंड इन लक्षद्वीप। तो इसका आंसर है B4। माजुली एक रिवराइन आइलैंड है और खीर गंगा एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही इजी था, मुझे लगता है सभी ने ये करेक्ट अटेम्प्ट किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू पे रेवरेंस टू लॉर्ड जगन्नाथ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्योहार भगवान जगन्नाथ को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। तो ऑप्शन है रथ यात्रा, त्रिशूर पूरम, हेमिस या लोसार। लोसार और हेमिस ये दोनों जो फेस्टिवल हैं ये मनाए जाते हैं लद्दाख में, और ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। वैसे लोसार जो है ये अरुणाचल प्रदेश में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते क्योंकि ये तिब्बतन बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। अगला ऑप्शन है त्रिशूर पूरम। ये मनाया जाता है, ये फेस्टिवल मनाया जाता है केरला में। और किसको सेलिब्रेट किया जाता है, भगवान शिव को, लॉर्ड शिवा। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रथ यात्रा। और ये रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है, ये रथ यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथपुरी, कहां पर, उड़ीसा में। यहां पर आप देख सकते हो ये रथ यात्रा है। एक रथ में भगवान जगन्नाथ विराजमान है,
एक रथ में उनके भाई बलराम और एक में उनकी बहन सुभद्रा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोविजन ऑफ विधान परिषद इन द स्टेट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान करता है? आर्टिकल 170, आर्टिकल 171, 172, 173। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे ये वाले क्वेश्चन जो है करना थोड़ा इजी हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ऑलरेडी एक ये चीज बता रखी है, राजलोक से, राज से राज्यसभा और लोक से लोकसभा। यानी सबसे पहले जो पहला आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन दिया हुआ है। वहीं आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन के बारे में दिया हुआ है। अब इस आर्टिकल 80 में अगर मैं 91 जोड़ देता हूं तो कितना मिलता है? 171। यानी आर्टिकल 173 इसमें विधान परिषद के गठन के बारे में दिया हुआ। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 171 में। वहीं लोकसभा आर्टिकल कौन सा है? 81। 81 में अगर मैं 89 जोड़ दूं, वैसे ज्यादातर में 89 जोड़ना होता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें 91 जुड़ा हुआ है। अगर मैं 81 में 89 जोड़ दूं तो कितना हो जाता है? 170। यानी आर्टिकल 170 में किसके बारे में दिया हुआ है? विधानसभा, या मैं कहूं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 में दिया हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये जो प्रोविजन है विधान परिषद का वो कौन से आर्टिकल में है? वो है आर्टिकल 171। अच्छा, ये आर्टिकल 172 और आर्टिकल 173 में क्या है? तो 172 हम कैसे पहुंचते हैं? आर्टिकल 83 में अगर हम 89 जोड़ दें तो कहां पहुंच जाते हैं? आर्टिकल 172 पे। आर्टिकल 83 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 83 में दिया हुआ है ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल होता है और लोकसभा 5 साल पूरा होने से पहले भी भंग की जा सकती है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन जो राज्यसभा होती है ये एक परमानेंट हाउस है। इसके मेंबर हर 2 साल में, कितने मेंबर? 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। बाकी राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितना होता है? 6 साल। और लोकसभा के मेंबर का टेन्योर कितना होता है? 5 साल। तो ये जो प्रोविजन आर्टिकल 83 में दिया हुआ है, सेम प्रोविजन आर्टिकल 172 में दिए, आर्टिकल 172 में। लेकिन ये जो ड्यूरेशन है ये है स्टेट लेजिस्लेचर का, यानी विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा का टाइम पीरियड कितना होता है? 5 साल। और इसको भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? गवर्नर द्वारा। और विधान परिषद, इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 172 ये आंसर नहीं है। बाकी आर्टिकल 172 के बारे में आप जान गए। आर्टिकल 84 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 84 में दिया हुआ है इस सभा, ये लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। यानी ये भारत के नागरिक होने चाहिए, लोकसभा मेंबर बनने के लिए 25 साल होनी चाहिए, वहीं राज्यसभा मेंबर बनने के लिए 30 साल की एज होनी चाहिए। वही प्रावधान 84 में अगर मैं 89 जोड़ दूं 173 आएगा। अब स्टेट के रिगार्डिंग जो ये प्रावधान सेंटर में थे वो स्टेट में होते हैं। यानी विधान सभा का मेंबर बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। वहीं विधान परिषद का मेंबर होने के लिए जो एज क्राइटेरिया वो कितना होना चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। बाकी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट टर्म इन बॉक्सिंग रेफर टू अ पंच थ्रोन विद द लीडिंग हैंड while the other hand is kept near the face for defense? मुक्केबाजी में किस शब्द का प्रयोग अग्रणी हाथ से मारे गए मुक्के के लिए किया जाता है जबकि दूसरा हाथ बचाव के लिए चेहरे के पास रखा जाता है? जैब, अपरकट, हुक या क्रॉस? जैब, अपरकट, हुक, क्रॉस। तो इसका आंसर करने से पहले मैं आपको इन पंचेस के बारे में थोड़ा बता देता हूं। यहाँ एक फिगर है, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आप देख रहे हो ये जो हाथ है
इसे कहते हैं हम लीडिंग हैंड। अब इसे लीडिंग हैंड क्यों कहा जा रहा है? इसके स्टेप देखो, ये जो फॉरवर्ड फुट है इसके पैरेलल जो हाथ आ रहा है उसे कहते हैं लीडिंग हैंड, और ये जो बैक फुट है इसके बराबर वाला हाथ जो होता है इसे बोलते हैं रियर हैंड। जब एक मुक्केबाज लीडिंग हैंड से मुक्का मारता है तो उसे बोलते हैं जैब। वहीं यहां पर आप देख रहे हो ये बैक फुट है यानी रियर हैंड से मुक्का मार रहा है सामने की तरफ, तो इसे बोलते हैं क्रॉस। वहीं जब हल्का सा ये जो कोहनी है इसको बैंड करके लीडिंग हैंड से मुक्का मारा जाता है उसे बोलते हैं हुक, और जब रियर हैंड से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जब पंच मारा जाता है उसे बोला जाता है अपर कट। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था पंच थ्रोन विद द लीडिंग हैंड, यानी लीडिंग हैंड से मुक्का मारा गया है और दूसरे हाथ को यानी रियर हैंड को फेस के पास डिफेंस के लिए रखा गया। यहां पर आप देख सकते हो लीडिंग हैंड से मुक्का मारा गया है और ये जो रियर हैंड है इसको डिफेंस के लिए मुंह के पास रखा गया है। तो ये कौन सा पंच है? तो ये है जैब। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जैब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चूज द करंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों का वर्तमान कालानुक्रमिक क्रम चुने। तुगलक, सैयद, लोदी, खिलजीज। तो जैसा कि आप सब जानते हैं सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में किसका राज था, किस डायनेस्टी का राज था? तो वो था गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1296 तक। इसके बाद आए खिलजीज। खिलजीज का टाइम पीरियड था 1296 से लेकर 1320 तक, यानी 1320 तक। खिलजीज के बाद आए तुगलक्स। तुगलक का टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1414, यानी दिल्ली सल्तनत के दौरान जो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड था वो किसका था? वो था तुगलक वंश का। तुगलक के बाद आए थे सैयद। इनका टाइम पीरियड था 1414 से लेकर 1451 तक। और सैयद के बाद आए थे लोधीज, और लोधीज का टाइम पीरियड था 1451 से लेकर 1526 तक। और इसके बाद कौन हुए थे? इसके बाद आए थे मुगल्स, यानी मुगल एरा शुरू हुआ था और दिल्ली सल्तनत खत्म हुई थी। तो ऑर्डर क्या है? स्लेव, फिर खिलजीज, फिर तुगलक, फिर लोधीज, यानी 2 ये ऑप्शन नहीं हो सकते। 2 के बाद 4 आएगा क्या? हाँ, 2 के बाद 4, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वेयर इन द ह्यूमन बॉडी इज द पाइलोरस लोकेटेड। मानव शरीर में पाइलोरस कहाँ स्थित है? स्टमक में, लीवर में, किडनी में या ब्रेन में? तो यहां मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं। यह है आपका एलिमेंट्री कनाल सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले होता है इंजेशन यानी इनटेक ऑफ फूड। यहाँ पर सेलाइवरी अमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। फिर ईसोफेगस से खाना स्टमक में आता है। फिर स्टमक में प्रेजेंट होता है रेनिन, HCl और पेप्सिन। पेप्सिन एसिडिक कंडीशन में काम करता है। फिर यहाँ से खाना, देखो यहाँ पर एक वेल्व होता है। कहाँ पर? ये जो स्टमक है, स्टमक की एंडिंग और ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो शुरुआत होती है उसे बोला जाता है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में जो वेल्व होती है इसी को कहते हैं पाइलोरस। और इसी के थ्रू काइम यानी जो अधपचा खाना होता है वो यहां से कहा जाता है स्पिंटर मसल्स की हेल्प से, यानी पाइरोलस स्पिंटल मसल की हेल्प से कहां पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो जूस है ड्यूडेनम के अंदर ही बाइल डक्ट बाइल जूस भेजता है, और जो आपका पैंक्रियाज होता है वो पैनक्रियाटिक जूस भेजता है। और फिर यहाँ कौन सी प्रोसेस शुरू होती है? डाइजेशन की। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है और पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन होता है। अब मुझे ये बताना, ये तीनों जितने भी एंजाइम्स हैं ये क्या काम करते हैं? फिर डाइजेशन के बाद होता है अब्जॉर्प्शन। जो ये इंटेस्टाइन है इसमें छोटी छोटी विलाइज होती हैं, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं जिससे एब्जॉर्प्शन होता है, फिर असिमिलेशन होता है। यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ पहुंचते हैं? वो ब्लड वेसल्स के थ्रू सेल्स तक पहुंचते हैं।
फिर जो वेस्ट है वो कहाँ पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एक प्रोसेस होती है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है जो इस वेस्ट में जितना भी पानी होता है उसको अब्जॉर्व कर लिया जाता है और वेस्ट कहाँ, रेक्टम से होता हुआ एनस और बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर, ये पाइलोरस कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है स्टमक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द थ्री सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन रेफर एज ट्राइंगल मॉडल बाय रॉबर्ट जे गॉर्डन। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के तीन स्रोतों का हिस्सा नहीं है जिसे रॉबर्ट जे गॉर्डन ने त्रिभुज मॉडल कहा है। तो अगर हम गॉर्डन जी के ट्रायंगल मॉडल की बात करें तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बढ़ाने के लिए थ्री की फैक्टर हैं। वो कौन कौन से हैं? उनमें से सबसे पहला है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। वैसे इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे हिंदी में कहा जाता है अंतर्निहित मुद्रास्फीति। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है वेज प्राइस स्पाइरल। अब इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक फैक्ट्री है, वो कार प्रोडक्शन करती है। अब क्या है, जो इस फैक्ट्री के वर्कर्स हैं वो ऐसा कहते हैं कि इस कार का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है या बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनके वेजेस में भी बढ़ोतरी करो। अब ये जो फैक्ट्री मालिक हैं इस वेज को बढ़ा देते हैं और इस वेज यानी इनकी तनख्वाह बढ़ने से इसको कंट्रोल करने के लिए, अब देखो ये फालतू का खर्चा तो हो ही गया ना फैक्ट्री मालिकों के द्वारा, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, प्राइस में थोड़ा सा और बढ़ोतरी कर देते हैं। फिर प्राइस में बढ़ोतरी हुई, फिर अगली बार क्या होगा, फिर दोबारा से तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी और ये साइकिल चलती रहती है। इसी को कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। यानी जो पास्ट में कोई महंगाई है या पास्ट में कोई इन्फ्लेशन है उसकी वजह से प्रेजेंट पे भी फर्क पड़ेगा और फ्यूचर इन्फ्लेशन पर भी फर्क पड़ता है, या सही शब्दों में बोलूं तो प्रभाव पड़ता है पास्ट इन्फ्लेशन की वजह से प्रेजेंट और फ्यूचर इन्फ्लेशन को, उसे कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। दूसरा फैक्टर है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये है, मान लो एक फोन है अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ, मैं कह देता हूं आईफोन 14, 15, 16 कोई भी वेरिएंट लॉन्च हो गया। अब उस मार्केट में जो सप्लाई है उस फोन की वो कम है, लेकिन जो डिमांड है वो ज्यादा है। अब इस डिमांड की वजह से इस फोन की जो वैल्यू प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगी, यानी इस डिमांड की वजह से क्या है, महंगाई बढ़ेगी। इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और थर्ड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में ऐसा होता है, मान लो जैसे फोन है, फोन में सेमीकंडक्टर होते हैं, अब इस सेमीकंडक्टर का प्राइस बढ़ गया, अब यहां जो वर्कर काम कर रहे थे उन्होंने अपने वेज में बढ़ोतरी करवा ली, यानी जो तनख्वाह है वो बढ़ गई, यानी इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो प्राइस इंक्रीज होता है या जो महंगाई आती है उसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो गॉर्डन के ट्रायंगल मॉडल के अनुसार जो तीन की फैक्टर थे वो कौन कौन से थे, बिल्ट इन इन्फ्लेशन कह लो या फिर वेज प्राइस स्पाइरल या फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, मांग खींच मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और अंतर्निहित मुद्रास्फीति। इनमें से कौन सा नहीं है, तो फोर्थ नहीं है ऑप्शन, रिटेल इन्फ्लेशन जैसा कोई इन्फ्लेशन नहीं है गॉर्डन जी के द्वारा बताया हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये नहीं है वैसे लेकिन इसका आंसर है क्योंकि नहीं पूछा था ना, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन स्टेटमेंट है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट दी हुई है इनके अकॉर्डिंग हम कौन सी रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट है दिस रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन साउथ अमेरिका एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इतना पढ़ते ही हमको इसका आंसर मिल गया। इसका आंसर नाइल तो हो ही नहीं सकता। नाइल क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ की, अफ्रीका की नहीं,
लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी नदी है नाइल। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है अमेजोन रिवर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमेजोन रिवर। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे मैं बता दूं कि ये ऑरिजिनेट होती है एंडीज माउंटेन से और फ्लो थ्रू कंट्रीज कौन कौन सी? ब्राजील, पेरू, कोलंबिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ दिखाया है एंडीज माउंटेन रेंज, जो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स है। जैसे हिमालय है ना, तो ऐसे ही एंडीज भी यंग फोल्ड माउंटेन्स है। और साउथ अमेरिका में वो कैसे हैं? देखो यहाँ पे जो पूरी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? एंडीज की। और यहाँ से निकलती है पूरा जो बेसिन आप देख रहे हो ना, ये बेसिन किसका है? ये है अमेजोन का। अमेजोन सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। अब ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क क्या होता है? यानी जो सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? ये चौड़ी है नील रिवर से, नाइल रिवर से, और इसमें पानी भी बहुत ज्यादा है। और नाइल रिवर कहां पर है? वो है इजिप्ट में। बाकी कॉन्गो रिवर के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। और आप मुझे बताइए कॉन्गो रिवर कहां प्रेजेंट है? कॉन्गो और ओरिनको रिवर ये दोनों कहां प्रेजेंट है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन पॉलिटिशियन एल.के. आडवाणी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय राजनीतिज्ञ एल.के. आडवाणी की आत्मकथा है? पहला है विंग्स ऑफ फायर, ये आडवाणी जी की नहीं है, ये है ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी की। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड, माय लाइफ माय कंट्री। थर्ड, माय टाइम्स। ये ऑटोबायोग्राफी इनकी है जो स्वतंत्रता के पहले आईएनसी के लास्ट प्रेसिडेंट रहे थे। जो लास्ट सेशन था उसके प्रेसिडेंट जो रहे थे, उनकी आत्मकथा है माय टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी। आप मुझे बताना ये किसकी है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। इन परस्यू ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी, ये है जस्टिस राजेंद्र सचर जी की। तो ये किताब किसकी है? ये बुक है राजेंद्र सचर जी की। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, माय कंट्री माय लाइफ। यहां पर आप देख सकते हैं ये बुक किसकी है? एल.के. आडवाणी जी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? नॉन टैक्स रिवेन्यू, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2 तरह के रिसीट और एक्सपेंडिचर होते हैं। एक आपका होता है रेवेन्यू यानी राजस्व प्राप्ति या राजस्व खर्चा। एक आपका होता है कैपिटल रिवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू में जो रिसीट होती है वो आपकी टैक्स के थ्रू भी होती हैं और नॉन टैक्स भी होती हैं। टैक्स में कौन कौन से होते हैं? जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सभी आपके टैक्स रेवेन्यू रिसीट हो गई। और नॉन टैक्स में आपका फाइन हो गया, लोन का इंटरेस्ट हो गया, जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये किस में होता है? ये आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया रिसीट में। एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है? सैलरी, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जाती है। पेंशन, ग्रांट्स यानी अनुदान, किसी कंट्री को जो अनुदान दिए जाते हैं वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से दिए जाते हैं। इंटरेस्ट, जो लोन दिया जाता है वो भी आपका किससे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। रेवेन्यू होता है छोटा खर्चा और कैपिटल होता है मोटा खर्चा। कैपिटल में जो रिसीट होती है ये लाइबिलिटी है। अब ये लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि जैसे कोई कंपनी बेच दी, जो गवर्नमेंट कंपनी थी उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, यानी अपने शेयर बेच दिए, उससे जो पैसा आया तो कुछ बेचकर आया ना, लाइबिलिटी है। या फिर लोन ले लिया, अब ये लोन ऐसा तो नहीं है ना कि आ गया कभी देना नहीं पड़ेगा, ये देना भी पड़ेगा और इसके साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो ये एक तरीके की लाइबिलिटी है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है यानी जो पूंजी का खर्चा होता है वो एक तरीके से असेट होते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो गई,
स्टेशन बनवा दिए, पोर्ट बनवा दिए, रेलवे बनवा दी। ये सभी क्या है? ये सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इससे फ्यूचर में कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, इसलिए इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। वापस आते हैं क्वेश्चन पर। नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये भी आपका रेवेन्यू बजट में आता है। टैक्स रेवेन्यू ये भी आता है। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी रेवेन्यू के अंदर आता है, लेकिन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी स्ट्रेच इनटू थिन वायर इज ए कैरेक्टरिस्टिक नॉन एज। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है। मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी नहीं, जो पतला करके शीट की फॉर्म में बना देते हैं ना, जो लोहार क्या करता है, मेटल को पीट पीट के चद्दर के रूप में बना देता है, वो जो गुण हो गया मेटल का, उसे कहते हैं आघात वर्ध्यता या मेलिबिलिटी। तो लेकिन यहां पर किसकी बात आ रही है? तारों की। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब है जो ये मेटल शीट है, इसके थ्रू जो हीट है वो भी कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कंडक्ट होती है। तो यहाँ चालकता की बात हो रही है, ना कि तारवार। ये भी ऑप्शन नहीं है। प्यूरिफिकेशन भी नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डक्टिलिटी। तन्यता, तन्यता कहते हैं कि मान लो कोई मेटल है, जैसे 1 ग्राम गोल्ड, इससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। किस वजह से? क्योंकि गोल्ड की जो डक्टिलिटी है, या इसी को ही हम कहते हैं तन्यता, बहुत हाई होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इन हाउ मेनी कैटेगरीज वर द इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड इन इंडिया। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? 5, 2, 3, 2। ये दो तो ऑप्शन सेम हो गए। 5 या 3 में से कोई आंसर है। वैसे ऐसे नहीं होता, कई बार करेक्ट 2 ऑप्शन हो जाते हैं, पर ये आंसर नहीं है, मुझे मालूम है। बाकी मैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बता देता हूं। जो आजादी के बाद जो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, वो आया था 1948 में। और इस पॉलिसी के तहत क्या हुआ था? मिक्स्ड इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया था। वैसे इसका काम क्या था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। इसके तहत इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देना था, खुद को सेल्फ रिलायंट यानी इंपोर्ट कम करना था, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना था। और ये जो 1948 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, इसी के दौरान ही लाइसेंस राज आया था, या इसे कहते हैं लाइसेंस सिस्टम शुरू हुआ था। यानी गवर्नमेंट लाइसेंस दिया करती थी इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। 1948 के बाद जो दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, ये आया था 1956 में। इस पॉलिसी को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कौन सी पॉलिसी को? 1956 की पॉलिसी को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बाकी इस पॉलिसी के तहत जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक थी शेड्यूल ए, दूसरी शेड्यूल बी, और तीसरी शेड्यूल सी। शेड्यूल ए कंपनियों पर स्टेट की मोनोपोली थी। यहां पर स्टेट में किसी राज्य की बात नहीं कर रहा, यहां स्टेट में पूरी कंट्री की बात कर रहा हूं। वहीं शेड्यूल बी, इस पर जो मेजर कंट्रोल था वो किसका था? वो भी स्टेट का ही था। और इन दोनों के अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, उनको कौन सी कैटेगरी में डाला था? कैटेगरी 3 में, यानी शेड्यूल सी में, यानी अदर इंडस्ट्रीज फॉर प्राइवेट सेक्टर। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी और शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थी। और इनके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो कौन से शेड्यूल में थी? शेड्यूल सी में। 1956 के बाद अगली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, वो आई थी 1977 में। इस पॉलिसी में इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया, या कहें कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, जो गांधी जी का सपना था। इसके बाद आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। इसका मोटो था हाई प्रोडक्शन,
जिसके लिए इसने क्या फॉलो किया, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। और 1980 के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो नेक्स्ट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, वो कब में आई, वो आई 1991 में, जिसके तहत लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया और एलपीजी मॉडल यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको बढ़ावा दिया गया। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। यानी 3 शेड्यूल में डिवाइड किया गया था कौन सी पॉलिसी के दौरान इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के तहत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हु वाज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु रिजाइन्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी इवन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ये मैं कई बार करा चुका हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना, इसका आंसर मैं नहीं करूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बाकी आंसर आपको मिल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला ग्रह है। तो यहां आप देख सकते हैं ये इमेज किसकी है, ये इमेज है वीनस की। इसी को बोला जाता है मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार। इसे पृथ्वी की ट्विन सिस्टर या फिर इविल सिस्टर भी बोला जाता है। इविल सिस्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इसका एटमॉस्फेयर है वो लाइफ को एग्जिस्ट नहीं होने देता। क्यों, क्योंकि इसके वातावरण में H2SO4 के क्लाउड्स हैं। इसी वजह से ये एक तरीके से ढका हुआ या ऐसे लगता है जैसे पर्दे में, इसीलिए इसे वेल्ड प्लैनेट भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, वीनस। इसे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। बाकी सीरियस, ये एक स्टार है, प्लैनेट नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। टाइटन और गैनीमेड, गैनीमेड ये जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये सैटेलाइट है, तो ये भी प्लैनेट नहीं है। और टाइटन ये भी प्लैनेट नहीं है, ये भी सैटेलाइट है, ये भी क्या है, उपग्रह है। अब बताइए ये कौन से ग्रह का उपग्रह है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस डेवलप्ड इन द मोनेस्ट्रीज ऑफ असम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ। कुचिपुड़ी ये क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कथक, कथक परफॉर्म किया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु साउथ इंडिया का है, बचा एक ही ऑप्शन, यही करेक्ट है। सतरिया 8th क्लासिकल डांस है और इसे कब ऐड किया गया था, इसे ऐड किया गया था सन 2000 में। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, श्रीमंत शंकर देव जी ने। और ये कौन सी फॉर्म ऑफ डांस है, ये वैष्णवाइट या हम कहें वैष्णविज्म, उसको फैलाने के लिए इस डांस को मोनेस्ट्रीज या कहा जाता है सत्राज, वहां परफॉर्म किया जाता था। और इस डांस के दौरान कृष्ण लीला, महाभारत और रामायण की कहानियों को प्रस्तुत किया जाता था, किसके थ्रू, डांस के थ्रू। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सतरिया। सतरिया डांस असम के मठों में विकसित हुआ था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यूनियन कैबिनेट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संघ मंत्रिमंडल का कार्य नहीं है। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट, ये है कैबिनेट मिनिस्ट्री का काम आर्टिकल 74 के तहत। आर्टिकल 74 में क्या है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, वो एडवाइस करता है पीएम को। इनेक्टिंग लॉ, अप्रूविंग नेशनल सिक्योरिटीज पॉलिसीज, ये भी काम है यूनियन कैबिनेट का। मेकिंग डिसीजन ऑन इकोनॉमिक मैटर, ये भी काम है, लेकिन लॉ बनाने का काम कैबिनेट का नहीं है, कानून बनाने का काम है या कानून बनाने की शक्ति है पार्लियामेंट को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25।
इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान वॉन द ऑस्कर इन द ईयर। भारतीय संगीत निर्देशक ए आर रहमान ने वर्ष डैश में ऑस्कर जीता। यहाँ आप फोटो देख सकते हैं, ये हैं ए आर रहमान। यहाँ पर आप ए आर रहमान को 2 ऑस्कर के साथ देख सकते हैं। इन्होंने सेम ईयर में, और वो ईयर कौन सा था, वो साल था 2009। और वो मूवी कौन सी थी जिसमें इन्होंने ये गाना दिया था जिसके तहत इन्हें 2 ऑस्कर मिले? उस मूवी का नाम था स्लम डॉग मिलेनियर। और वो सॉन्ग कौन सा था? वो सॉन्ग था जय हो। इसके लिए इन्हें बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग दोनों ही कैटेगरी में ऑस्कर मिला था। 2 ऑस्कर मिले थे यार रहमान को। तो किस साल मिले थे? साल 2009 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2009। तो यहाँ 25 सवाल होते हैं खत्म और आपको बेहद शानदार लर्निंग मिली होगी। बाकी जिन्होंने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चैनल अभी ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, और ये कंटेंट जितने लोगों तक पहुंचेगा तो एक अच्छी रीच मिलेगी, और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।